नमस्कार, टेस्ट गुरुजी के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 22, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28। अब दो चरों के दो रैखिक समीकरण है, x और y की वैल्यू निकलेगी, x और y की वैल्यू निकलेगी तो फिर m की वैल्यू निकलेगी। ये पूछ रहे हैं m की वैल्यू बताओ। हमने बोला ठीक है, इक्वेशन थी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 22 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28। अब x और y में से किसी एक का कोएफिशिएंट जो होता है वो अगर सेम है तो मज़ा ही आ जाता है। हमने बोला हाँ, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये भी माइनस का प्लस हो गया। 4x माइनस 4x कट गया, 6y और 4y जुड़ के 10y हो गया और 22 और 28 मिलके 50 हो गया। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अगर मैं यहाँ रखता हूँ दोस्तों तो 5 इंटू 6 30 हो जाएगा, प्लस 30 उधर जाके माइनस 30 होगा, यानी 4x इज इक्वल टू 22 माइनस 30 बोले तो माइनस 8, यानी x की वैल्यू 8 माइनस 8/4 बोले तो आई माइनस 2। अब यहाँ रख रहा हूँ y की वैल्यू थी 5 इज इक्वल टू m की वैल्यू m है और x की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस 2 इंटू एम इज माइनस 2m और प्लस 9, माइनस 2m इधर आके पॉजिटिव 2m हो जाएगा, 9 उधर पहले से पड़ा है, 5 इधर जाके माइनस 5 हुआ। तो अब 2m की वैल्यू अगर 4 है तो m की वैल्यू पॉजिटिव 2 आएगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। बोले एक समांतर चतुर्भुज PQR है। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम, PQRS। हमने बोला ठीक है, 1 2 3 4, ये P, ये Q, ये R, ये S, इसकी भुजाएं 12 और 8 हैं, तो आमने सामने की सेम होती हैं। बोले आधार RS, दोस्तों इस RS के करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो है 8, हाँ कितनी 6, सॉरी 6। तो आपको इसके करस्पॉन्डेंट जो हाइट है ये आपको बतानी है। अब आप देखो पैरेललोग्राम तो सेम है ना, तो पैरेललोग्राम का एरिया तो एरिया ही रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं इस बेस पे एरिया देखता हूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। इस बेस पे बेस है 8, तो हाइट कितनी है आपको बताना है। एरिया तो दोनों तरफ से सेम ही रहेगा ना, आपने बोला हाँ, तो यहां से h की वैल्यू आएगी 12 छंग 72, 8 आया नीचे, यानी कितनी आ गई दोस्तों 72/8 9, बोले तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन को देखो, एक से ज्यादा कथन भी सत्य हो सकते हैं। एक दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी फाइनाइट होती है। हाँ, गुणनखंडों की संख्या तो फाइनाइट होती है, तो ये तो करेक्ट है। इनफैक्ट आपने तो क्वेश्चन भी मैथ्स में नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा ना, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स हैं, कितने गुणनखंड है, तो कितने हैं का मतलब फाइनाइट ही है ना, तभी तो निकाल पाऊंगा कि 20 है, 25 है, 5 है, 10 है, तो फाइनाइट ही होते हैं। बोले एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है। दोस्तों अगर 3 का मल्टीपल यानी गुणज क्या होगा सर? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, असंख्य होते हैं, पर 3 से छोटा मल्टीपल 3 का नहीं होता है, तो 3 या 3 से बड़ा होगा। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल यानी गुणज उस संख्या के जितना या उससे बड़ा होता है। हमने बोला हाँ होता है। बोले दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। हमने बोला नहीं, 2 3 5 7 11 13 17 19 टक 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 चलता जाता है। अब आप एक चीज गौर करो, दो विषम संख्याएं ऑड नंबर्स का टोटल इवन होता है। 3 5 का, 5 7 का, 3 7 का, 7 11 का, 3 13 का, 7 17 का, 7 19 का, 13 17 का, 11 17 का, 11 19 का, 11, तो ऑड नंबर्स का टोटल इवन होता है। पर ये जो दो है ना दोस्तों, अभाज्य संख्या, इकलौती अभाज्य संख्या, दो ऐसी इकलौती अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है जो इवन है, सम है। अब ये जब 3 के साथ जुड़ेगा तो इवन नंबर नहीं ऑड नंबर आएगा, तो हम सदैव वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो ये गलत हो गया। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। इवन नंबर्स का प्रोडक्ट तो इवन ही होगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8 32, 6 इंटू 12 72, 8 इंटू 12 96, 16 इंटू 6 96, सेम ही, तो इवन ही होगा। हाँ, तो दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम होगा। तो पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है। पहला दूसरा चौथा मतलब ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे हैं फिर से दो चरों के दो रैखिक समीकरण है। बोले ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं यदि k की वैल्यू क्या होगी। अब दोस्तों आप जानते हो
कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 अगर होता है तो दे विल इंटरसेक्ट। अगर ये बराबर हो और वो C1 अपॉन C2 के भी बराबर हो तो वो सेम लाइन होती है, मतलब उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। और अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है तो वो इंटरसेक्ट करता है, मतलब वो एक जगह पे काटेंगे एक दूसरे को। तो A1 क्या है यहां पे K और A2 क्या है 4। ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1 क्या है 2 और B2 क्या है, सर B2 यहां कुछ नहीं है का मतलब 1 है। अब 4 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो K की वैल्यू 8 नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए का मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह। अब ये एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप देखो ये एक स्क्वायर है तो 4 + 1 5 + 2 7 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो 3 + 6 9 + 1 10 हुआ तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 हुआ। तो 100 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइस का क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि जब आप डाइस यानी पासा पढ़ते हो तो आपको 3 नियम सिखाए जाते हैं कि अगर 2 नंबर कॉमन हो तो ये वाला रूल लगेगा, 1 नंबर कॉमन हो तो ये रूल लगेगा। वो रूल्स 2-2 डायग्राम्स के वक्त चलते हैं, 3-3 डायग्राम्स के वक्त का कोई रूल नहीं होता। तो आपको इनमें से ही 2 सेलेक्ट करने हैं। हो सकता है पहले दूसरे से आंसर आए, हो सकता है दूसरे तीसरे से आंसर आए, हो सकता है पहले तीसरे से आंसर आए, हो सकता है एक से ज़्यादा तरीके से भी आंसर आए, आंसर सेम आएगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में एक टिप देता हूँ, आपको उन 2 डायग्राम्स को यूज़ करना चाहिए जिनमें कोई एक संख्या समान हो। पहले दूसरे में ट्राई करता हूँ, 1 3 6 6 2 5। हाँ सर, इनमें केवल 6 कॉमन है तो आपका काम पहले और दूसरे से चल जाएगा, आप तीसरे को भूल जाओ। हो सकता है दूसरे तीसरे से भी चलता हो, अगर आप दूसरा तीसरे से कर रहे हो तो फिर पहले को भूल जाओ। हम पहले और दूसरे से कर लेते हैं। जब एक नंबर कॉमन हो तो क्लॉकवाइज रूल लगता है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा। तो 6 के बाद 3 के बाद 1, 6 के बाद 5 के बाद घड़ी की दिशा 6 5 2, 1 के अपोजिट 2। अब आपसे पूछते 1 के अपोजिट क्या है तो आंसर 2 है, 2 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 3 है। तो 6 के अपोजिट रहने के लिए क्या बचा जो अभी तक यूज नहीं आया 4। 6 के अपोजिट 4 है तो 4 के अपोजिट 6 है। आपसे पूछ रहे हैं 4 के अपोजिट क्या होगा तो 4 के अपोजिट 6 होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्बल का। दोस्तों इनके नंबर्स क्या हैं, सर इसका नंबर होता है 13, इसका नंबर होता है 16, इसका नंबर होता है 17, इसका नंबर होता है 10, इसका नंबर होता है 13, इसका नंबर होता है 14, इसका नंबर होता है 11, इसका नंबर होता है 19, इसका नंबर होता है 22। दोस्तों 13 से 10 -3, 16 से 13 -3, 17 से 14 -3। तो 11 - 3 8 यानी H, 19 - 3 16 यानी P और 22 - 3 19 यानी S। HPS कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन डी है। तो ये करेक्ट हो गया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैथ्स और रीजनिंग के सेक्शन में है कि इस पासे को बंद करोगे तो वो इनमें से कैसा दिख सकता है। दोस्तों सिंपल सा लॉजिक क्या है, देखो अगर आप किसी पासे की ऊपर वाली सतह देखोगे तो आपको नीचे वाली नहीं दिख रही, सामने वाली देखोगे तो पीछे वाली नहीं दिख रही, राइट वाली देखोगे तो लेफ्ट वाली नहीं दिख रही। जैसे ऊपर वाला n है तो नीचे कहाँ दिख रहा है, सामने q है तो पीछे कहाँ दिख रहा है। तो एक साथ जो 3 सतहें आप देख सकते हो वो सारी पड़ोसी होती हैं, अपोजिट्स वाली एक साथ नहीं दिखती हैं, अपोजिट्स वाली एक साथ नहीं दिखती हैं। तो अपोजिट्स के पेयर बनाओ, और खुले पासे में अपोजिट्स के पेयर क्या होते हैं, अल्टरनेट वाले, एक छोड़ के एक जो नंबर, इसको बंद करके बॉक्स बनाओगे तो इसमें जो अभी अल्टरनेट दिख रहे हैं, एकांतर दिख रहे हैं एक छोड़ के एक, वो अपोजिट है। यानी n और q, n और o अपोजिट हैं, q और p अपोजिट हैं, वैसे ही s और r अपोजिट हैं। जो अपोजिट है वो एक साथ नहीं दिखने चाहिए। अब इसको बंद करूंगा तो ये अपोजिट पेयर हो गए। n और o एक दूसरे के अपोजिट है, साथ में नहीं दिखने चाहिए। n और o कहीं साथ में तो नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे। q और p कहीं साथ में तो नहीं दिख रहे, सर q और p साथ में दिख रहे हैं, गलत। q और p साथ में दिख रहे हैं, गलत।
एस और आर साथ में तो नहीं दिख रहे सर, एस और आर साथ में दिख रहे हैं, गलत। फर्स्ट गलत, फोर्थ गलत, थर्ड गलत, तो सही क्या बचा सर? ऑप्शन बी बचा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। टेस्ट गुरुजी को लगातार देते रहिए, सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट्स का मिश्रित पेपर बहुत फ़ायदा आपको पहुंचाएगा। ऑल दी बेस्ट, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टेस्ट पेपर के, जो कि सामान्य विज्ञान और विज्ञान की प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस टेक से रिलेटेड है। तो देखिए मित्रों, पहला प्रश्न, किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? मित्रों, हमें साउंड के बारे में पूछा है, ध्वनि के बारे में पूछा है, और आपको पता है ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए, संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। और मित्रों, ध्वनि हमेशा ध्यान रखना, चाल है वो, ताप है वो, ध्वनि चाल को प्रभावित करता है, ध्वनि चाल को प्रभावित करता है। और जब भी ताप बढ़ेगा, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में भी वृद्धि होती है। तो इसका मतलब अगर किसी माध्यम में ताप बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? ध्वनि की चाल बढ़ेगी, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। इसका मतलब अगर ठंड होगी तो चाल कम होगी, और अगर मित्रों गर्मी होगी तो चाल अधिक होगी। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक रहती है? मित्रों, हमारे मस्तिष्क में जो ध्वनि की संवेदना कितने समय तक रहेगी? तो 0.1 सेकंड तक रहती है, और इसी को अपन श्रवण शक्ति का स्थायित्व कहते हैं। श्रवण शक्ति का स्थायित्व कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान रखना, हमारे मस्तिष्क में हम जो सुनते हैं, याद है मित्रों, सामान्य ध्वनि कितनी होती है? सामान्य जो ध्वनि है मित्रों, जिसको मनुष्य सुन सकता है, उसको कहा जाता है श्रव्य ध्वनि। और श्रव्य ध्वनि जो होती है वो अगर हम हर्ट्ज में देखें तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। सामान्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य ध्वनि जिसको हम आसानी से सुन सकते हैं, वह सामान्यतः पर मित्रों सामान्यतः होती है 20 हर्ट्ज से ज़्यादा और 20,000 से कम। और मित्रों, ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो तीव्रता का मापन होता है डेसिबल में, और डेसिबल के अंदर हम सामान्य बातचीत करते हैं, वह लगभग 20 से 30 डेसिबल पर सामान्य बातचीत होती है। और मित्रों, अधिकतम सहन योग्य ध्वनि होती है, अधिकतम सहन योग्य ध्वनि जिसको अपन सहन कर सकते हैं, और वह होती है मित्रों, अधिकतम सहन योग्य ध्वनि जो होती है मित्रों, वो होती है 80 डेसिबल। नेक्स्ट, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो प्यारे मित्रों 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा? तो मित्रों, आवृत्ति बराबर क्या होती है? आवृत्ति बराबर होता है कंपन प्रति सेकंड। कंपन प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में कितने कंपन होते हैं, उसे ध्वनि की या किसी की भी मित्रों आवृत्ति कहते हैं। और यहाँ पर आवृत्ति है मित्रों कितनी? 100 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में बराबर 100 कंपन होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं? तो मित्रों 1 सेकंड में 100 कंपन हो रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़ें और देखें तो प्यारे मित्रों 1 मिनट में इन्होंने पूछा है, और 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो मित्रों 1 सेकंड में होते हैं 100, तो 60 सेकंड में कितने होंगे? 6000 हर्ट्ज। कितने हो जाएंगे बेटा? 6000 हर्ट्ज कंपन करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है कि उसको चाकू से भी काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो मित्रों ये तीनों ही धातु होती हैं जिन्हें हम मुलायम धातु कहते हैं, और इनको चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम जो होती है मित्रों, ये सबसे हल्की धातु होती है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं इनमें सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम।
सोडियम मित्रों इसे कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कैरोसिन में रखा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है तो तुरंत आग पकड़ लेती है। कैरोसिन में रखा जाता है। तो कैरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? मित्रों सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सी है इसमें? तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होती है पोटेशियम। यहाँ सिल्वर यानी कि Ag, ये मित्रों गोल्ड यानी कि Au, पोटेशियम यानी कि पोटेशियम का K और जिंक का प्रतीक चिन्ह होगा Zn यानी कि जिंक। निम्नलिखित में से किस परत के बनने के कारण वायु में खुली पड़ी सिल्वर Ag वस्तुएं काली हो जाती है? मित्रों चांदी का काला होना, चांदी काली होती है, यह मित्रों एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। और धातुओं के रंग में परिवर्तन होता है, इस क्रिया को कोरेजन यानी कि संसारण कहते हैं। और इसमें चांदी होती है वो AgS सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। और सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण ही चांदी पर एक काली परत बन जाती है, जिसकी वजह से चांदी हमेशा काली दिखाई देती है। मानव में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मित्रों मनुष्य के अंदर गुणसूत्र कितने होंगे? तो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 46 या होते हैं मित्रों 23 जोड़ी। तो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं वह 23 जोड़ी होते हैं। और ये 23 जोड़ी गुणसूत्र है मित्रों, इनको अपन दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, दो प्रकार से बांटते हैं। और एक होता है मित्रों 22 प्लस हो जाएगा XX या XY। तो 22 जो गुणसूत्र है मित्रों जोड़ी, उनको कहाता है कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और मित्रों जो ये एक जोड़ा है गुणसूत्र का, जो पुरुष में या महिला में एक एक जोड़ा होगा, इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्र जो है वह लिंग गुणसूत्र की संख्या, गुणसूत्रों में युग्म या युग्मों की संख्या कितना है? तो युग्म तो एक है। तो मित्रों ध्यान रखना, युग्म पूछे तो हो जाएगा एक, यानी कि जोड़ी पूछे तो एक, और संख्या पूछे कितने होते हैं? तो संख्या होती है दो अलग अलग होंगे संख्या में, लेकिन युग्म पूछा मित्रों, और युग्मों की संख्या तो हमेशा क्या होगी? एक जोड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोथोरियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से संबंधित है? किससे संबंधित पूछा बेटा? हमें AI से संबंधित पूछा है। और मित्रों AI से संबंधित कौन है? तो हाँ याद रखना, हिल क्लाइंबिंग एल्गोथोरियम। ये गणितीय और वाणिज्यिक क्रियाओं से संबंधित काम में लिया जाता है। और प्यारे मित्रों इसका उत्तर होगा AI। और ब्लॉकचेन क्या है? एक श्रृंखला जिसमें डाटा को रोकने का कार्य किया जाता है, एक ऐसी सेवा जिसमें उत्पादों की खरीद का कार्य किया जाता है, एक विकेंद्रीकृत वित्तीय डिजिटल खाता बही जिसे ब्लॉक नाम का रिकॉर्ड होते हैं। तो इसका आंसर होगा C। और यह मित्रों किसी भी कंप्यूटर के अंदर डाटा की सुरक्षा की गारंटी देता, सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे मित्रों आपके प्रश्न। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेस्ट गुरुजी पेपर नंबर 4 में। और अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं सामान्य ज्ञान का। जी देखो, आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त मल्यद नामक कृति की भाषा क्या थी? इस यदि कृति की बात करें, इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा आ जाती है आपकी तेलुगु। कौन सी भाषा है? तेलुगु। यदि हम बात करें सबसे पहले इस विजयनगर की बात करें, इस विजयनगर के अंदर मुख्य रूप से 4 प्रमुख शासक वंश थे। एक तो आ जाता है संगम वंश, एक तो यहाँ पर है संगम वंश। एक यदि हम बात करें यहाँ पे सालू वंश की बात करें, एक आता है बेटा सालू वंश, ये हो गया। इसके अलावा एक आता है तुलु वंश, एक आता है तुलु वंश। जी हाँ, यहाँ के प्रमुख वंश थे ये। और इसके अलावा एक वंश और आता है जिसका नाम है अराविदु वंश। एक आता है जिसका नाम है अराविदु वंश। ये जो वंश हैं
4 वंश यहां पर हो गए साहब, और इनमें से एक व्यक्ति है कृष्णदेव राय। और इन कृष्णदेव राय की बात करें, इनका संबंध जो आता है, कृष्णदेव राय की बात करें, इनका संबंध किससे आता है? तुलु वंश से आता है। इसका मतलब है, और यहां पर भाषा कौन सी थी? तेलुगु भाषा। कौन सी भाषा थी? तेलुगु भाषा। तो इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है अमुक्त मल्यद, और नाम जो कृति थी, अब भाषा थी, अब जो पुस्तक थी वो किस भाषा में है? तेलुगु भाषा के अंदर आ जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। चलो आगे देखो, अगला यहां पर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 2 भाइयों के द्वारा की गई थी, और ये कब की गई थी? तो 1336 के अंदर। पहले याद रखना कि विजयनगर राज्य की स्थापना जो है ये 2 भाइयों ने की थी, एक हरिहर और एक बुक्का। ये आते हैं कि 2 भाई थे साहब, और एक भाई का नाम था हरिहर और एक भाई का नाम था बुक्का। तो हरिहर और बुक्का के द्वारा वर्ष 1336 के अंदर जो है ना, इन्होंने अपने एक नगर की स्थापना की, और उसको किस नाम से जाना गया? विजयनगर के रूप में नाम से जाना गया। ठीक है। और यदि हम बात करें इन हरिहर और बुक्का की बात करें, इनके पिता की बात करें, इनके पिता का जो नाम था वो नाम था संगम। उनके पिता का नाम क्या था? संगम था। और बाद में यहीं से हम बात करें, इसी संगम के नाम पर यहां पे एक वंश चल पड़ा जिसका नाम क्या था? संगम वंश। क्या? संगम वंश। तो ये बात यहां से आ जाएगी। तो विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी, और उनके पिता का नाम था संगम, और बाद में इन्हीं के द्वारा जो वंश चला उसको इस विजयनगर क्षेत्र के अंदर संगम वंश के रूप में जाना गया था। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं, और इनमें से देखना है कि कौन से कथन सही है और या कौन से कथन गलत हैं। पहला है कृष्णदेव राय के शासन। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है, कृष्णदेव राय के शासन काल में कावेरी और गोदावरी नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र हासिल किया गया। एक तो यहां से आता है साहब, यदि पूछा जाए कि कृष्णदेव के शासन काल में कावेरी और गोदावरी नदियों के बीच में जो दोआब का क्षेत्र है वो हासिल किया गया क्या? नहीं भाई, ये नहीं किया गया। यदि पूछा जाए कि इसके शासन में कौन से दोआब को हासिल किया गया, यदि इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे 2 नदियां आएंगी, एक आती है तुंगभद्रा और एक आती है कृष्णा नदी। जी हाँ, दोआब कौन सा था? एक याद रखना, तुंगभद्रा, और एक आती है कृष्णा नदी। इन 2 नदियों के बीच का जो दोआब था उसको हासिल किया गया था, ना कि इनके, अर्थात जिसका नाम था रायचूर दोआब। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का दोआब था जिसका नाम था रायचूर दोआब, और उसको हासिल किया गया था, इसको नहीं है। तो ये तो गलत हो गया साहब। इसका मतलब एक कथन सही है, गलत साहब। दोनों सही हैं, ये भी नहीं होगा, है ना। तो अब देखते हैं 2 में से, बी में या डी में से कौन सा होता है। दक्षिणी भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राज को जाता है 100%। ये ठीक है। इसका मतलब है आपका ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब आता है। चले आगे, ओके। नेक्स्ट है सल्तनत कालीन शासिका रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपने सिंहासन से हटा दिया गया? जब हम सल्तनत काल की बात करते हैं तब एक शासक का नाम आता है जिसका नाम है रजिया सुल्तान। और ये जो रजिया सुल्तान जो है, ये शासक जो बनी थी, ये शासक कब बनी? ये बनी थी 1236 के अंदर, अर्थात 1236 की बात करें, ये जो है सिंहासन के ऊपर बैठी थी। सिंहासन की बात करें, इस सिंहासन के ऊपर कब बैठी थी? 1236 में बैठी। लेकिन बाद में वहां पर कुछ विद्रोह था, और विद्रोह इसके दरबारी थे उलेमा और अमीर रजिया। उन्होंने क्या किया, इसका इस शासक से असहमत भी थे, विद्रोह भी किया था, और बाद में इनको शासन से क्या हटा दिया गया? तो ये हटा दिया गया था 1240 के अंदर। तो 1240 में इनको सिंहासन से हटा दिया। 1236 के अंदर रजिया सुल्तान जो है ये शासक बनी थी, और 1240 में इनको हटा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि रजिया सुल्तान जो है एकमात्र और अंतिम महिला शासक थे। मतलब यदि पूछा जाए कि सल्तनत कालीन शासिकाओं की बात करें, यहां पर इसके अलावा ना कोई महिला बनी थी और ना कोई बनी है, तो वो भी यहां से आती कि पहली और एकमात्र महिला शासिका के रूप में भी किसको जानते हैं? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अरबी भाषा में लिखित कृति किताब उल हिंद के लेखक कौन है? निम्नलिखित में से एक अरबी भाषा में लिखित कृति है जिसका नाम है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अरबी भाषा में पुस्तक आई किताब उल हिंद, और इसके लेखक की बात करें तो उनका नाम आता है अल बिरूनी। क्या नाम है? अल बिरूनी। सीधा सीधा पर्सन है अल बिरूनी। और ये अल बिरूनी की बात करें, ये रहने वाला कहाँ का था? ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। और इसी ने
अरबी भाषा के अंदर इस पुस्तक को लिखा था, जो कि किससे संबंधित थी? धर्म और दर्शन से संबंधित थी। किसके संबंध थी? धर्म और दर्शन से इसका संबंध आता है साहब। धर्म, दर्शन, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाएं, मूर्तिकला, कानून, इन सब से इनका संबंध आता है। तो अल बरूनी ने लिखी थी। चलो आगे देखो। नेक्स्ट, सन 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सीधा प्रश्न आएगा कि 1793 के अंदर यदि पूछा जाए कि इस्तमारी बंदोबस्त लागू जो है ना, ये बंगाल में कब किया गया, तो बंगाल में लागू किया गया था। और कब? 1793 के अंदर। और सीधा प्रश्न यहां से आता है कि उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो नाम आता है चार्ल्स कार्निवाल्स। कौन है? चार्ल्स कार्निवाल्स। बस सीधा सा छोटा सा प्रश्न है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और इनमें से देखना कि कौन सा या कौन से कथन जो है ना वो यहाँ पे सत्य हैं, उनकी बात करनी है। पहला देखो, पहला कि 1765 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। तो 1765 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी जो है प्राप्त की थी और बंगाल में इसने स्थायित्व ले लिया था। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। उसके बाद आता है कि बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1818 में किया गया था। बंबई दक्कन में पहला जो राजस्व बंदोबस्त है ये 1818 में ही किया गया था, ये भी है। दूसरा आता है कि औपनिवेशिक राज के विरुद्ध संथाल विद्रोह का संबंध मद्रास से था। यदि हम बात करें औपनिवेशिक काल में जो संथाल विद्रोह हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह के, इसका संबंध संथाल नहीं, राजमहल भागलपुर के आसपास का संबंध था। इसका संबंध जो है ना मद्रास नहीं, राजमहल की बात करें, इस राजमहल या भागलपुर की बात करें, राजमहल कह दूं या मैं इसको भागलपुर भी कह दूं, राजमहल भी कह दूं या भागलपुर भी कह दूं, यहां से संबंधित ये नहीं है। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 और 2 जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहां पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एक्टिविटी थी उनको विनियमित करने के लिए, स्थायी करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने के द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। और ये कब किया था? 1773 के अंदर। उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसका संबंध जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यकलापों को विनियमित करना था। चलो आगे देखो। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट यहां पर है कि भारत की संवैधानिक सभा ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में क्या प्रावधान किया है? कि भारत की जो संविधान सभा है ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए उसके संदर्भ में कि संविधान में क्या प्रावधान किया कि भारतीय संविधान के अंदर केंद्र के अंदर कितना मंत्रिपरिषद होना चाहिए, उसके संबंध में भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान किया गया कि नहीं किया गया, इसकी बात यहां पर की जाती है। चलो एक तो देखो यहां से बता दूं कि 91 जो संविधान संशोधन आता है उसके तहत कुछ बातें देखो, कुछ तो बेसिक कह दूं यहां से कि यह संसद के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगा। एक तो यहां से बात करें, यह संसद के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होगा। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है जी। यह संसद के निम्न सदन की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। कहीं पर भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। यह संसद के उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 10% नहीं। अर्थात संविधान सभा ने मंत्रिपरिषद की सदस्य की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाया ही नहीं है। जब नहीं लगाया तो कहां से 1/3, कहां से 10% और कहां से 15%? अर्थात आपका ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। चलो आगे देखो। नेक्स्ट है, यदि संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देने के निर्णय में राष्ट्रपति द्वारा देरी की जा रही है तो वह किस शक्ति का प्रयोग कर रहा है? कई बार क्या होता है कि भारतीय संसद के द्वारा किसी विषय वस्तु के ऊपर कोई कानून बना दिया गया और अधिनियम बना दिया गया, विधेयक बना दिया गया साहब, और विधेयक तब पारित माना जाता है, वो विधेयक अपनी राज्यसभा से पास होता है। देखो किसी भी विधेयक की बात करें, कोई भी जो विधेयक होगा ये विधेयक तब मान्य होता है जब वो राज्यसभा से निकलेगा, राज्यसभा से पास होता है,
वो लोकसभा से पास होता है और इन दोनों से पास होने के बाद वो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति, और अंतिम रूप से राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद ही उसको ये कहें कि वो मान्य माना जाता है। तो अब क्या हुआ कि संसद मतलब राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा किसी विधेयक को पारित कर दिया। अब वो कहां चला गया, राष्ट्रपति के पास, और उसकी स्वीकृति देने में राष्ट्रपति द्वारा देरी की जा रही है। जानबूझ के उसकी क्या देरी कर रहा है, जानबूझ के उसको देरी कर रहा है साहब। तो कोष शक्ति का मतलब जानबूझ का मतलब ये हुआ कि जैसे राष्ट्रपति को आपने एक विधेयक भेज दिया कि साहब देखो ना, साइन कर दो, ठीक है मैं देखता हूं, और अपनी किस में डाल दिया, जेब में डाल दिया, भाई देखता हूं। आपको कोई कागज देता ना कि सर ये कागज एक चिट्ठी है मेरी, देखना, ठीक है मैं देखता हूं, देता हूं, अपने जेब में डालिए। इसका मतलब है जेब में डालिए। अब कब देखेगा, जब उसकी मर्जी होगी तब देखेगा। इसका मतलब कौन सा कानून का प्रयोग कर रहा है, जेबी विशेषाधिकार अर्थात पॉकेट वीटो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पॉकेट वीटो। बस खत्म, चलो आगे। नेक्स्ट है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1949 के अंदर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अपने यहां पर एक उत्तर अटलांटिक, जी हाँ, जिसको बात करें कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, अर्थात इसका एक नाम और आता है नाटो। ये बहुत चर्चा के अंदर है जब रूस का और जो आसपास जो देश हैं वो नाटो के सदस्य हैं, और वहां पर इन दिनों आपको पता भी होगा थोड़ा सा मसला भी चल रहा है ना, वो यहाँ पर है साहब। रूस और कोरिया की बात करें तो नाटो देशों में शामिल होने के लिए था। तो एक ये संगठन आता है नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक, एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ, ए से क्या हो गया, अटलांटिक, है ना, अटलांटिक की बात करें। और उसके बाद में क्या हो गया, संगठित संगठन की बात करें, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, जी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी संधि संगठन, ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, तो नाटो हो गया। इस नाटो की स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी स्थापना हुई थी, कब, वर्ष 1949 के अंदर, जिसमें कितने देश शामिल थे, 12 देश जो थे उसके अंदर शामिल थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साहब। कौन से कथन सत्य हमें ये देखना है। जी हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं और उनमें से शीत युद्ध के संदर्भ में कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, इनको देखना है। जी इनको यहां से देखना, उसकी बात करें। जी अब देखो भाई, सबसे पहले यह विश्व की 2 महाशक्तियों के मध्य विचारात्मक तथा राजनीतिक संघर्ष था। यदि इसकी बात करें तो क्या ये 2 देशों या 2 शक्तियों के मध्य विचारात्मक राजनीतिक संघर्ष था। जी हाँ, ये कह सकते हैं साहब, ये तो ठीक था। ऑप्शन 1 तो ये हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही इसकी शुरुआत हुई, नहीं जी, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। इसकी यदि हम बात करें, इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध की बात की हुआ था, प्रथम नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। और जो कब तक चली थी, चला था वर्ष 1991 तक। यह स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, गलत। क्यूबा का मिसाइल संकट इसका अंत था। जी हां, क्यूबा का मिसाइल संकट जो है ये इसका अंत माना जाता है। चलो, और एक है, यूरोप महाद्वीप 2 भागों में बट गया, जिसमें पूर्व यूरोप ने अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप ने सोवियत संघ का साथ दिया था। जी पूरा, इसमें यूरोप ही नहीं, पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था। इसमें पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के साथ थे, है ना, पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के साथ थे। पूर्वी यूरोप के देश अमेरिका के साथ नहीं थे। पूर्वी यूरोप के देश किसके साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे। और पश्चिमी यूरोप की बात करें, ये देश किसके साथ थे, यूरोप नहीं, अमेरिका के साथ थे। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो पहला और तीसरा, और पहला और तीसरा कहां पर है, ऑप्शन बी के अंदर। चले आगे, ओके। नेक्स्ट यहां पर है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए जारी दिशा निर्देशों के संदर्भ में गलत कौन सा है। 4 स्टेटमेंट हैं और इनमें से पूछा कि इनमें से गलत कौन सा है। पहला है, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए। जी ये तो सही बात है। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए, जिस पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। ये भी ठीक है। अरेस्ट मेमो के सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए, जो कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब 3 ठीक है,
तो गत कौन सा हो जाएगा? डी, अर्थात हिरासत में रखे गए व्यक्ति की निगरानी का समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए। नहीं भाई, है ना, वो कहां पर है ये सब पता होना चाहिए, तभी तो जाकर के अपने वकील से मिलेगा। तो ये कुछ बातें यहां से आ गए हैं, ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। चलो जी आगे देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से बात करें, मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र की बात करें, देखो मैंग्रोव वनस्पति की बात करें, इनको और क्या कहा जाता है? इनको डेल्टाई वन भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? डेल्टाई वन भी कहा जाता है। इन्हीं की बात करें, इनको दलदली वन के रूप में भी जाना जाता है। और ज्यादातर ये वनस्पति अपने जो है ना कहां पर है? दलदली क्षेत्रों के अंदर आ जाता है। अब इनमें से कौन सा नहीं है? तो कौन से निम्नलिखित में से मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्र नहीं है? अनूप वन है, ज्वारीय वन है, कच्छ वन है, सोलास वन की बात करें वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं जी। गुरुजी अब ये सोलास वन कहां पर है? तो डेल्टाई या दलदली क्षेत्रों में जो वन है वो तो अनूप, कच्छ और ज्वारीय हो जाएंगे। सिर्फ सोलास वन कहां पर है? तो ये अन्नामलाई की पहाड़ियां आती हैं, वहां पर ये है। तो यदि हम बात करें, ये अपने एक आता है शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति है जो सामान्यतः कहां पर है? अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, इन अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर पाई जाती है। आगे देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत। देखो ऊर्जा के स्रोतों को हम उनके समापत्ति के आधार पर या उपयोग के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। एक कैटेगरी आती है नवीनीकरण और एक आती है अनवीनीकरण। एक तो होगी नवीनीकरण और एक होती है अनवीकरण की बात करें। अब नवीनीकरण का मतलब है ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिसका हम रैंडमली बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, ऐसा तो है नहीं कि आज सूर्य निकला और हमने सोलर प्लांट लगा जो प्लेटें हैं वो लगा ली और आज उसका उपयोग कर लिया तो कल सूर्य आएगा उसमें सोलर एनर्जी नहीं होगी। नहीं भाई, हर दिन सूर्य आता है, हर दिन उसमें एनर्जी होती है। पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंगीय ऊर्जा है, सब किस में आती है? नवीनीकरण में आते हैं। तो सौर ऊर्जा भी उसी में आती है, पवन भी उसी में आती है, भूतापीय उसी में आती है, ज्वारीय उसी में आती है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहां पर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है परमाणु ऊर्जा केंद्र और सूची 2 में दे रखे हैं अपने राज्य। यहां पर कि भाई इनको आपस में क्या करना है? अपने को सुमेलित करना है। पहला है कैगा की बात करें, गुरुजी कैगा, ये कैगा कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। इसका मतलब ए में होगा 2, तो ए में 2 तो बेटा यहीं पर है, बाकी जितनी आगे जाने की आवश्यकता नहीं। काकरापार गुजरात में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? 2 में 1 हो जाएगा। कलपक्कम की बात करें ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और नैनोरा की बात करें ये कहां पर है? आपके उत्तर प्रदेश में। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ऑप्शन ए जो है ये इसका सही जवाब है। चलें आगे, ओके। अगला है विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में? विश्व की सबसे बड़ी, जैसे कहें सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच। देखो क्या हुआ कि ये इस प्रकार से अपने महासागर जो है ना, जैसे ये महासागर है बेटा, इस महासागरों की बात करें, इस महासागरों के अंदर ये तो है महासागर और इनमें उच्चावच पाए जाते हैं। उच्चावच का मतलब हो गया कि महासागर में बहुत सारी स्थलाकृतियां होती हैं। जैसे ये आपका तट हो गया, ये मगन तट हो गया, ऐसे तट की बात करें, ये महासागरीय ढाल हो गया, महासागरीय ढाल हो गया, ये महासागरीय पैंदा हो गया और इसी पैंदे में यहाँ पर हो सकता है कोई क्या हो? गर्त हो। तो यहाँ पर तट है, मगन ढाल है ना, या ऐसे ढाल हो गया। इस प्रकार से अलग अलग स्थलाकृतियां यहाँ पर पाई जाती है और इनमें से एक स्थलाकृति जिसको हम बोलते हैं गर्त। गर्त को क्या बोला जाता है? ट्रेंच बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ट्रेंच। और विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच की बात करें जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई जो है ना ये 11,022 मीटर है। कितनी है? 11,022 मीटर है और ये विश्व का सबसे गहरा भाग है। अब ये है कहां पर? तो कहां पर है? प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा स्थान आता है मेरियाना ट्रेंच, 11,022 मीटर। चलें आगे जी। नेक्स्ट है भाई उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य कथन है जी। ये देखना है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे वन। उष्ण कटिबंध का मतलब है वो क्षेत्र जो सामान्यतः, जैसे देखो ग्लोब की बात करें, इस ग्लोब के ऊपर एक तो होती है कर्क रेखा
और एक होती है मकर रेखा। इन दोनों के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंध। तो सामान्यतः कर्क और मकर रेखा के बीच का भाग जो कि सदाबहार वन है, अर्थात यहाँ पे साल भर टेम्परेचर भी रहता है और साल भर यहाँ पे बारिश भी पाई जाती है। मतलब साल भर यहाँ पे तापमान भी है और साल भर यहाँ पर बारिश भी पाई जाती है, वो यहाँ पर आते हैं साहब। तो ये वन शीत और शुष्क प्रदेशों में, देखो शीत का तो नाम ही नहीं आएगा क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय वो क्षेत्र है जहां पे साल भर क्या रहता है? तापमान रहता है, तो नहीं आएगा, तो कट जाएगा भाई। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, देखो मैंने कहा ना साल भर यहाँ पे तापमान ज्यादा होती है और इस क्षेत्र में वर्षा भी क्या होती है? अधिक होती है। तो वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है, 100% है। और वन विरल होते हैं, नहीं भाई, जहां पर सदाबहार वन होंगे मतलब बहुत ज्यादा पेड़ यहाँ होंगे तब होगा, तो ये गहन होते हैं, विरल नहीं होते हैं। तो केवल 2 ठीक है, आपका ऑप्शन बी जो होगा ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं और उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले यदि हम बात करें डिब्रू सखोवा, ये कहाँ पर है? आपके असम के अंदर है। मन्नार की खाड़ी की बात करें, ये कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु के अंदर है। शीत मरुस्थल की बात करें उत्तराखंड के अंदर, नहीं भैया यहाँ नहीं है। और नेकोर की बात करें, ये मेघालय के अंदर, ये यहाँ पर है। इसका मतलब सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी जो है ये इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो शीत का मतलब क्या हो गया? शीत का मतलब क्या हो गया भाई? यहाँ से ठंडा, और मरुस्थल ठंडे प्रदेश में है, और ठंडे प्रदेशों वालों की बात करें उत्तराखंड में नहीं है, ये कहां पर है? ये आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसकी बात यहां पर की जाती है। पहला, पेरियर वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। घना पक्षी विहार राजस्थान में है। गिर प्राकृतिक रिजर्व गुजरात में है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है। जिम कार्बेट ये कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड जो है यहां पर स्थित है। इसका मतलब है आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहां पर है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? सीधा प्रश्न है, कोडरमा। और ये कोडरमा जो है कहां पर? झारखंड में। एक तो याद रखना कि कोडरमा कहां पर गुलगुलो? ये आपके है झारखंड के अंदर है। कहां पर है? झारखंड जो है यहां पर एक स्थान आता है कोडरमा। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब आता है। आगे देखो, नेक्स्ट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का अधिकतम मान होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का अधिकतम मान जो होता है, ये अधिकतम मान क्या होता है? तो याद रखना ये होता है आपका 1, क्योंकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की बात करें इसका मान जो होता है ये हमेशा किसके? 0 और 1 के बीच में होता है। तो 0 और 1 के बीच में होगा तो मैक्सिमम कितना होगा? 1 इसका हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में होगा, अधिकतम कितना होगा? 1। और नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? नाबार्ड की बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 के अंदर। याद रखना, इस नाबार्ड की बात करें तो ये जो है ये अपने भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास का, कृषि एवं ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा बैंक है। ग्रामीण विकास का सबसे बड़ा बैंक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। यहां पे क्वेश्चन आता है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्चर की बात करें किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये नाम आ जाता है अपना अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी। जी हाँ, एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी। ये जो अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी की बात करें इसकी स्थापना जो हुई थी, ये स्थापना हुई थी वर्ष 2017 के अंदर। और ये कंपनी है कहां पर? ये कंपनी जो है ये अपने चेन्नई के अंदर। तो चेन्नई के अंदर वर्ष 2017 के अंदर एक अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी की स्थापना की। और इसने रिसेंटली अपने जो हरिकोटा जो प्रेक्षण पैड आता है जहां से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है वहां पर से एक इन्होंने क्या किया? 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च को
करने की बात की, और वो जो बन रहा है वो बन रहा है अपना विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च। तो यहां से याद रखना कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी, जिसकी स्थापना 2017 और कहां पे, चेन्नई के अंदर। और इसने ये जो लॉन्च किया है ये कहां से, श्री हरिकोटा से इसने जो लॉन्च किया है, ये कहां से किया था, तो ये भी बता दूं, श्री हरिकोटा जो आता है यहां से इसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहां पर ऑप्शन बी जो होगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय, हाल ही के अंदर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक का मतलब है ऐसी कोई इकाई जो 100% सरकारी होती है, उसे कहा जाता है सार्वजनिक इकाई, कि किस कंपनी को महारत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया। इनमें से एक कंपनी आती है जिसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। तो रिसेंटली किसको दिया गया, ये आ जाएगा अपना ऑयल इंडिया कंपनी लिमिटेड, अर्थात OIL की बात करें, इसको दिया गया है महारत्न का दर्जा। अब प्रश्न यहां से आता है कि महारत्न श्रेणी की बात करें कि भारत में कुल कितनी इकाइयां हो गई हैं, तो भारत में कुल की बात करें ये हो गई हैं 13। वर्तमान में भारत में 13 इकाइयां हो गई जो महारत्न श्रेणियों के अंदर आती हैं। केंद्र सरकार क्या करता है, महारत्न, मिनी रत्न, है ना, इस प्रकार से इकाइयों में बांट के रखता है। नवरत्न, महारत्न, मिनी नवरत्न और मिनी रत्न, ये जो इकाइयां हैं उन इकाइयों के टर्नओवर के आधार पर होती हैं कि कौन सी इकाई बेहतर प्रदर्शन कर रही है और कितने करोड़ का टर्नओवर कर रही है, उसी के आधार पर इकाइयों का वर्गीकरण किया जाता है। महारत्न है, नवरत्न है और मिनी रत्न है, उसी के आधार पर। ठीक है साहब, तो रिसेंटली कौन सी इकाई है जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड को, और भारत में अब कुल 13 इकाइयां यहां पर हो गई हैं। और रिसेंटली यदि हम बात करें, ये जो ONGC विदेश की बात करें या ONGC विदेश लिमिटेड है, इसे मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा दिया गया। ONGC विदेश लिमिटेड की बात करें, ये मिनी रत्न थी पहले, ये कंपनी कैसी थी, मिनी रत्न, और इसे मिनी रत्न से क्या बना दिया गया, नवरत्न। तो रिसेंटली 2 एप्लीकेशन यहां पर हुए हैं कि एक तो पूछा जाए कि नवरत्न का दर्जा किसको दिया गया, ONGC विदेश लिमिटेड को, और महारत्न का दर्जा किसको दिया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित फीफा महिला विश्व कप 2023 स्पेन ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब अपने नाम किया। अभी रिसेंटली यदि हम बात करें, फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, एक तो यहां से आता है। यदि हम बात करें कि गुजी 2000 महिला विश्व कप, फीफा विश्व कप की बात करें कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की बात करें, ये कौन सा संस्करण था, तो याद रखना ये इसका 9th संस्करण था, 9वां संस्करण था, और इससे पहले इसके 8 संस्करण या इसके 8 आयोजन हो चुके थे। और इसका आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त तक हुआ। इसके आयोजन की बात करें, ये अपने 20 जुलाई से लेकर के और 20 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था, ये भी याद रखना। और यदि हम बात करें इसकी मेजबानी किसने की थी, तो इसकी मेजबानी की थी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। अर्थात यदि पूछा जाए कि गुरुजी इसका आयोजन कहां पर हुआ या मेजबान कौन थे, तो 2 देश थे, एक देश है ऑस्ट्रेलिया और एक देश आ जाता है अपना ऑस्ट्रेलिया और प्लस न्यूजीलैंड। ये 2 देश थे जिन्होंने मिलकर के इसकी मेजबानी की। और यहां पर स्पेन ने किसे हराकर, अर्थात यदि हम बात करें कि इसका विजेता कौन बना, तो इसका विजेता बना था स्पेन, और इस महिला टीम ने जीता था। और किसको हरा करके जीता था, तो किसको हरा करके जीता था, इंग्लैंड को। अर्थात फाइनल के अंदर स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। और कितने से हराया, यदि हम बात करें कितने से हराया, तो 1-0 से ये हराया था। ठीक है, तो आयोजन कब हुआ, कहां पर हुआ, कौन सा संस्करण था, विजेता कौन थी और उप विजेता कौन थी, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलें आगे। ओके जी, आगे देखो, नेक्स्ट है, हाल ही में अगस्त 2023 में किसने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। हुआ क्या कि हाल ही में अगस्त 2023 में किसने, ट्यूनीशिया एक देश है, उसके प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, तो नाम आ जाएगा अहमद हचानी। किसका नाम आ जाएगा, अहमद हचानी। और इसने पद ग्रहण किया था अपने 1 अगस्त 2023 को। तो 1 अगस्त 2023 को ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन बने, ये बने अपने अहमद हचानी। एकदम सीधा सीधा प्रश्न है, इसके अलावा और कुछ भी यहां पर नहीं आता है साहब। ठीक है, अब गुरुजी यहाँ पे 2-3 नाम और हैं सर, ये भी कुछ है क्या, जी हाँ, जैसे हम बात करें श्रेथा थाविसिन की बात करें, ये कौन है, तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री। यदि हम इनकी बात करें, ये कौन हो जाएंगे,
तो ये याद रखना अपने कौन है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में ये काम कर रहे हैं कि इन्होंने शपथ ली थी, ये भी आपको याद रखना। यदि हुन मानेट की बात करें, ये कौन है, तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री है। हुन मानेट की बात करें गुरुजी, ये कौन है, तो बेटा ये जो है, ये कंबोडिया जो है, इस कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। कंबोडिया के प्रधानमंत्री की बात करें, ये कौन हो जाएंगे, तो नाम आ जाएगा आपका हुन मानेट की बात करें। और यदि हम बात करें यहां से अनवर उल हक काकर, ये कौन है, तो रिसेंटली इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। हम बात करें तो ये कौन हो जाएंगे, पाकिस्तान प्रधानमंत्री, पाकिस्तान प्रधानमंत्री। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये भी पता होना चाहिए और ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है, हाल ही में तजिंदर पाल सिंह तूर ने हांगझोऊ में आयोजित एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। हाल ही के अंदर तेजिंदर पाल सिंह की बात करें, इन्होंने एशियन गेमों के अंदर एक गेम में इन्होंने एक स्वर्ण मेडल जीता है। और वो कौन से खेल में, देखो सबसे पहली चीज तो ये हो गई एशियन खेल 2023। एशियन खेल 2023 इसका आयोजन हुआ था अपने हांगझोऊ के अंदर। ये और ये हांगझोऊ कहां पर है, चीन के अंदर है। इस हांगझोऊ के अंदर अपने यहाँ पर 2023 में एशियन खेलों का आयोजन हुआ था। और यहाँ पर यदि हम बात करें तेजिंदर पाल सिंह ने, तेजिंदर पाल सिंह तुर की बात करें, इन्होंने गोल्ड जीता। और किस में जीता इन्होंने, शॉट पुट के अंदर। ऑप्शन बी होगा कि इन्होंने शॉट पुट के अंदर क्या जीता है, गोल्ड जीता है। अब यहां से एक पर्सन और बन जाता है कि बेटा इन्होंने शॉट पुट में गोल्ड जीता, तो इसने कितना जो मीटर है वो गोला को थ्रो किया था, तो लगभग इन्होंने किया था 20.36 मीटर जो आता है, ये इन्होंने शॉट पुट या गोला जो होता है उसको थ्रो किया। और यहां पर इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है जी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो नेक्स्ट यहां पर आता है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से किस महारत्न कंपनी को समर्पित किया गया। बताया था मैंने आपको, कंपनियां 3 कैटेगरी के, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। और हाल ही में एक महारत्न कंपनी है जिसका नाम आता है REC। किसकी बात करेंगे, REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जिसकी हम पूरी बात करें ये होती है आपके REC। इसका मतलब है रूरल, जी हां, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। और आगे C से क्या हो जाएगा, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये नाम हो जाएगा। और इसे कौन सा अवार्ड दिया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में आपदा प्रबंधन जो विभाग आता है केंद्र सरकार का, इस आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक अवार्ड दिया गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड। और कौन सी महारत्न को, तो ये आ जाएगा आपके REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही जवाब। चलें आगे, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत व किस देश की सेना के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन हुआ। हाल ही के अंदर भारत और एक देश है, और इन दोनों देशों के बीच सेना के मध्य, मतलब कहें कि भारत और एक देश और आ जाएगा जिसका नाम हमें ढूंढना है, और इन दोनों की सेनाओं के मध्य एक युद्धाभ्यास होता है। सीधा सा बात यही है। और ये युद्धाभ्यास की बात करें, इसका नाम है हरिमाऊ, जी हाँ, हरिमाऊ शक्ति 2023। तो कौन सा देश है जिस देश की सेना और भारतीय सेना ने मिलकर के इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया, तो ये नाम आ जाता है आपका मलेशिया। किसका नाम आ जाएगा, मलेशिया की। भारत और मलेशिया की सेना के बीच में एक संयुक्त द्विपक्षीय अभियान हुआ था जिसका नाम था हरिमाऊ शक्ति 2023 की बात की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात यहां से आ जाती, बस इतना अक्सर। चलें आगे, ओके।
अगला है बेटा यहाँ से, हाल ही में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई? रिसेंटली एक योजना को लॉन्च किया गया था जिसका नाम आता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। और इसका उद्देश्य क्या था? पहले तो इसकी बात करें कि गुरुजी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई, तो बाद की बात है, पहले हमें यह तो पता लगे कि इसका उद्देश्य क्या है। अब देखो नाम यहाँ पर है विश्वकर्मा, सामान्यतः जो कामगार जो लोग होते हैं, जो अपने हाथ का जो काम करते हैं, सामान्यतः वो जिस दिन छुट्टी करते हैं उस दिन विश्वकर्मा जयंती होती है, मतलब उनके लिए सबसे बड़ा जो भगवान होता है वो विश्वकर्मा के रूप में मानते हैं। तो पूरे देश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं और जो शिल्पकार हैं, उनकी आर्थिक सहायता के लिए, अर्थात हम सीधा सीधा बोलें कि अपने यहाँ पर कामगार व जो हस्तशिल्पी हैं उनकी सहायता के लिए अपने यहाँ पर एक योजना की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कामगार योजना। और इसकी शुरुआत की बात करें, इसको लॉन्च की बात करें, इसको लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2023 को। कब? 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इस दिन अपने कौन आती है? विश्वकर्मा जयंती। तो जी हाँ, 17 सितंबर 2023 को जो अपनी विश्वकर्मा जयंती है, इस जयंती के ऊपर इस योजना को लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक और आता है कि योजना कितने करोड़ की है या इस योजना का बजट कितना, तो लगभग 13,000 करोड़ का है। इसके बजट की बात करें तो इसका बजट है 13,000 करोड़ की। 13,000 करोड़ की योजना जिसका उद्देश्य कामगार और हस्तशिल्पियों को क्या देना है? यहाँ से उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको क्या करना? संबल बनाना है। और यहाँ पर कहा गया कि इस योजना के तहत जो हस्तशिल्पी और कामगार हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान उनको कुछ भत्ता भी दिया जाएगा। तो और इसकी घोषणा जो की थी ये 77वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर की थी। ये भी बता दूं कि इसकी घोषणा जो की गई थी, ये घोषणा कब की थी? 15 अगस्त को। जी हाँ, 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की और बाद में 17 सितंबर 2023 जब विश्वकर्मा जयंती थी उस दिन इसकी घोषणा की, जिसका बजट 13,000 करोड़ है। और ये कामगार और हस्तशिल्पियों को ये कहें कि उनकी स्किल डेवलपमेंट करके उनको बेहतर बनाने की योजना आती है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है भाई यहां से, सितंबर 2023 में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया? सितंबर 2023 में एक स्टैच्यू ऑफ वननेस की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य के अंदर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? मध्य प्रदेश के अंदर। एकदम सीधा प्रश्न है साहब, मध्य प्रदेश के अंदर। और यहां पर यदि पूछा जाए कि गुरुजी इसका अनावरण जो है किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, तो इसका अनावरण जो है एमपी के सीएम जो थे शिवराज चौहान, एमपी के सीएम शिवराज चौहान की बात करें, इनके द्वारा इनकी प्रतिमा का अनावरण किया। यदि ऐसा पूछा जाए कब किया गया, तो ये अनावरण किया गया था अपने 21 सितंबर वर्ष 2023 को। कब? 21 सितंबर 2023 को। और ये प्रतिमा किसकी है? तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य की। यदि पूछा जाए कि यहाँ पर ये जो प्रतिमा बनी है ये किसकी है, ये आ जाती है जगत गुरु, जी जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बात करें, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जी हाँ आदि शंकराचार्य जो है उनकी ये प्रतिमा है। और यदि पूछा जाए कि प्रतिमा कितने फीट ऊंची है, तो ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। तो आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु या कहें जगत गुरु आदि शंकराचार्य की 108 ऊंची प्रतिमा है, जिसका उद्घाटन, जिसका विमोचन 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान के द्वारा किया गया। और स्टैच्यू को नाम क्या दिया गया? स्टैच्यू ऑफ वननेस। इसको नाम क्या दिया गया? स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, चलें आगे। ओके, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 के संदर्भ में असत्य कथन का पहचान कीजिए। हो सकता है एक स्टेटमेंट हो या हो सकता है बहुत सारे स्टेटमेंट हो जो असत्य कथन की बात यहां पर करें। पहला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जी हाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अपना पहला मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया। एक तो ये यहां से आता है। यदि हम बात करें तो ये क्या अपना पहला मिशन है क्या? पहली चीज तो यहां से आती है नहीं साहब, इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है। एक तो इसको क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है जी, आता है इस मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम की बात करें, ये थे इसके प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम ही थे साहब। इसकी परियोजना निदेशक निसार साजी थी। यहां पर कह देता हूं मैं कि ये जो परियोजना गया था आदित्य 1, इसकी जो परियोजना
यदि मैं यहां से लिखूं कि परियोजना निदेशक, या ऐसे कहूं ये जो पूरा प्रयोजक था, जो पूरा प्रोजेक्ट था, निदेशक की बात करें, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें, निदेशक कौन था, यदि इसका नाम पूछा जाए तो नाम आता है निगार साजी। उनका नाम है निगार साजी। और यदि पूछा जाए कि प्रधान वैज्ञानिक कौन थे, तो वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम थे। ये स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा, इसे GSLV C-55 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो भाई इसे G-55 के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया। इसको लॉन्च किसके द्वारा गया था? PSLV। ये आता है PSLV XL, PSLV XL C-57, PSLV XL 55 के बाद, सॉरी 57 C-57 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है, अर्थात यहां पर 1 और 3 हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो है ये इसका सही जवाब है। चलें आगे। ओके जी,